मालती देवी के घर पर रोज रात के खाने को लेकर लड़ाई होती थी कि रात का खाना कौन बनाएगा। मालती देवी की दोनों बहुएं एक नंबर की कामचोर और आलसी थी। शाम होते ही दोनों को इतना आलस आता था कि रात का खाना बनाने में उनकी शामत आती थी। रात के 8 बज गए थे। मालती देवी को भूख लग गई थी। दोनों में से किसी ने खाना नहीं लगाया। रिया, ओ रिया बहू। मालती देवी की छोटी बहू रिया अपने कमरे से बाहर आती है। जी माँ जी। आज खाना नहीं बनेगा क्या? आज तो अर्चना दीदी की बारी थी, मैं रसोई में जाकर देखती हूँ उन्होंने क्या बनाया है। रिया रसोई में जाती है तो वहां कोई नहीं था। माँ जी, रसोई में तो कोई नहीं है, खाना भी नहीं बना। जाकर अर्चना को बुला ला। रिया अर्चना के कमरे में जाती है तो वो कान में हेडफोन लगाकर गाने सुन रही थी। रिया जोर जोर से चिल्लाती है, दीदी, अर्चना दीदी। क्या बात है रिया, आपको माँ जी बुला रही हैं। अर्चना बाहर मालती देवी के पास आती है। माँ जी, आपने मुझे बुलाया? अर्चना बहू, अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? रात के 8 बज गए हैं। राहुल और संदीप के आने का वक्त हो गया है। माँ जी, रात का खाना मैं क्यों बनाऊं? कल रात का खाना मैंने बनाया था, तो आज रात का खाना रिया बनाएगी ना। मैं रात का खाना क्यों बनाऊंगी? मैंने सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना भी बनाया था। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं तो अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। माँ जी, रोज रोज रात का खाना मैं नहीं बनाऊंगी। आप एक काम कीजिए, पूरे महीने का एक चार्ट बना दीजिए कि कौन कौन कब कब खाना बनाएगा। 5 लोगों के परिवार में अब खाना बनाने के लिए चार्ट बनाना पड़ेगा। माँ जी, मैं संदीप जी को फोन करके बोल देती हूँ कि वो खाना बाहर से ले आए। अर्चना अपने पति संदीप को फोन करती है। संदीप जी, आज आप सबके लिए बाहर से खाना पैक करा कर ले आइए। मैं खाना बाहर से ले तो आऊंगा, लेकिन लेट हो जाएगा। अभी मैं ऑफिस से निकला हूँ, अब खाना पैक कराने होटल जाऊंगा तो मुझे घर आने में 10 बज जाएंगे। कोई बात नहीं, 10 बज जाए तो बज जाए, लेकिन मैं तो खाना नहीं बनाने वाली। संदीप सबके लिए खाना पैक कराकर रात के 10 बजे घर आता है। भूख के मारे मालती देवी की आंतें कुलबुला रही थी। वो तो खाने पर टूट पड़ती हैं। माँ जी, थोड़ा इंतजार तो कर लेती, मैं सबके लिए खाना परोस ही रही थी। बहू, मैं रात के 8 बजे से खाने का इंतजार कर रही हूँ, अब मुझसे नहीं रहा जा रहा था। बाकी लोग भी खाना खाकर सोने चले जाते हैं। दूसरे दिन अर्चना ने सुबह और दोपहर का खाना बनाया। शाम होने वाली थी। आज सुबह और दोपहर का खाना दीदी ने बनाया है। रात का खाना बनाने की जिम्मेदारी मुझ पर आ जाएगी। मैं अपना फेवरेट टीवी सीरियल नहीं छोड़ने वाली। रिया ने अपने दाहिने हाथ की उंगली पर पट्टी बांध ली और उस पर लाल रंग लगा लिया। अर्चना ने रिया की उंगली देखी। ये तुम्हारी उंगली को क्या हो गया रिया? सुबह तक तो तुम्हारी उंगली बिल्कुल ठीक थी। देखो ना दीदी, आज शाम बाथरूम के दरवाजे से मेरी उंगली कुचल गई, बहुत दर्द हो रहा है। अब रात का खाना कौन बनाएगा? आपको ही बनाना पड़ेगा दीदी। मैंने आज सुबह और दोपहर का खाना बनाया है, मैं रात का खाना नहीं बनाऊंगी। तभी अर्चना के पास संदीप का फोन आता है। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। क्लासरूम के अंदर सभी स्टूडेंट्स बैठे होते हैं। तभी स्कूल का सायरन बजता है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके मिनी लंच ब्रेक का टाइम है। क्योंकि आज मंथ का लास्ट डे है तो स्कूल में हाफ डे होगा। छुट्टी होने में आधा घंटा बाकी है। लंच कर लीजिए फटाफट से। सभी बच्चे अपना अपना लंच बॉक्स निकालते हैं। तभी चारू पाखी से, देखो, आज मैंने मम्मी से स्पेशली बोलकर स्पाइसी चटपटी मैगी बनवाई है। हाँ, चलो अच्छा किया जो आज तुमने कुछ डिफरेंट लिया, वरना डेली की डेली तुम्हारी मम्मी वही ब्रेड बटर और पोहा दे देती है जो खाकर तुम तो पक चुकी हो। वैसे तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें क्या दिया? मेरे लंच में जो भी होगा तीखा चटपटा ही होगा, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है मेरे पापा का चाइनीज फूड का रेस्टोरेंट चलता है। वरना हमारे क्लास के तो कुछ गरीब बच्चे ऐसे हैं जिनके पापा रिक्शा चलाते हैं। अमीरी के घमंड में बाकी ये बात साइड के बेंच पर बैठे दोनों गरीब भाई बहन पारुल और सौरभ को सुनाती है और अपना लंच बॉक्स खोलते ही जिसमें मोमोज निकलते हैं उसकी खुशबू पूरे क्लास में फैला देते हैं। इट्स यम्मी। आज तो मेरे लंच में मेरे फेवरेट चटपटे स्पाइसी मोमोज पैक किए मम्मी ने। मोमोज देख के मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है, चलो खाते हैं। अरे वाह पाखी, आज तुम फिर से मोमोज लाई हो, मैं भी एक बाइट खा लूं प्लीज। हाँ, तुम खा सकती हो। और इनमें से भी मैं एक्स्ट्रा मोमोज लेकर आई हूँ। पाखी को लंच में मोमोज लाया देख क्लास के ज्यादातर बच्चे उसकी बेंच पर आकर के जमा हो जाते हैं। वहीं पारुल सौरभ ललचाते हुए बस देख रहे थे। सौरभ, आजा भाई, हम भी अपना लंच खाते हैं। और मुझको तो चटपटे तीखे मोमोज खाने हैं। मुझको लालच आ रहा है पारुल दीदी, प्लीज चलो ना, हम भी पाखी के पास चलते हैं, मुंह में पानी आ रहा है।
सौरभ, तुझे पता है ना पाकी कितनी घमंडी है। वो हमें एक भी मोमो नहीं खिलाएगी। वैसे भी मम्मी ने हमको लंच दिया है ना। ठीक है दीदी। पारुल जैसे टिफिन खोलती है तो अचार पराठा होता है। फिर से वही सूखा पराठा और अचार। मुझको नहीं खाना ये। सौरभ, वो खाना अपनी बहन को खाने दो। मैं मोमोज लाई हूँ, तुम्हें मोमोज ट्राई करने हैं? बाकी सच में तुम मुझको मोमोज खिलाओगी? हाँ बिल्कुल। लालच करते हुए सौरभ जैसे आता है, बाकी टिफिन से एक मोमोज जमीन पर डाल देती है और उसे चढ़ाती है। शू शू टॉमी शू। भागी, तुमने मोमोज जमीन पर क्यों गिरा दिया? टिफिन में होता तो खिला देती। क्योंकि तुझ जैसे धोखाधड़ी की औकात नहीं है। हाँ, मेरे टिफिन में लंच खाने आए हैं, लालची कहीं का। चल भाग यहाँ से। पाकी, तुमने अच्छा प्रैंक किया। इस गरीब पर टीचर की तो जीभ लप लप। ये गैस चूल्हा कितने दिन से साफ नहीं किया? हाँ, इस पर भी तेरे रंग जैसी कलोंच लगी हुई है। जल्दी से इसे साफ करके मेरी तरह गोरा बना दे। क्या फर्क पड़ता है अगर इस पर मेरे जैसी काली कलोंच लगी भी है तो? काम तो इस पर मैं ही करती हूँ ना। आपको तो रसोई से कोई लेना देना नहीं, तो फिर यहाँ आकर भाषण क्यों दे रही हैं? भले ही मैं यहाँ आकर काम ना करूँ कर लो, मगर ये मत भूल कि ये घर मेरा है और इसमें मौजूद सभी चीजें भी मेरी हैं। ज्यादा बोलेगी तो बाहर निकाल दूंगी। आप हमेशा ऐसा बोलती हैं, लेकिन करना आपके बस की बात नहीं है। सोचिए अगर आपने अपनी ही बेटी को घर से निकाल दिया तो कितनी बदनामी होगी आपकी। इस कल्लो का तो दिमाग भी अब इसकी जुबान की तरफ चलने लगा है। बेहतर है कि मैं इसके मुंह ही ना लगूं। ये सोचते हुए कंचन वहां से चुपचाप चली गई। कंचन और रूपाली को एक साथ देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो दोनों माँ बेटी थी। कंचन ने अपनी ही बेटी रूपाली को उसके रंग रूप की वजह से हमेशा उल्टी सीधी बातें सुनाई, जिसकी वजह से आज रूपाली भी बड़ी होकर अपनी माँ को जवाब देना सीख गई। उनकी रोज रोज के कलेश चारों बेटों और उनके पिता मृदुल के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी। कंचना, तुम सारा दिन अपनी ही बेटी से लड़ने झगड़ने में गुजार देती हो। तुमने अपनी ही बेटी के साथ बचपन से उसके रंग रूप को लेकर भेदभाव किया, जिसकी वजह से आज वो भी तुम्हें जवाब देने लगी है। क्या ये सब कुछ तुम्हें अच्छा लगता है? ये आप मुझे क्यों सिखा रहे हैं? अपनी बेटी को सिखाइए ना। मुझसे, अपनी माँ से इतनी बदतमीजी से बात करती है वो। आप उसे तो कभी कुछ नहीं कहते। आखिर इसमें गलती किसकी है? अब इस सब की जड़ तो तुम ही हो ना। थोड़ा समझ से काम लो कंचन। जो तुम कर रही हो वो सब बिल्कुल ठीक नहीं है। मृदुल के 100 दफा समझाने की कोई फायदा नहीं था, क्योंकि कंचन को उनकी बात समझ ही नहीं आती थी। इसलिए अब घर के सभी लोगों ने उनसे इच्छा बारे में कुछ कहना ही छोड़ दिया। समय गुजरा और अब उनके घरों में चारों बहुएं एक साथ आने वाली थी। सुन कल्लो, बहुओं के लिए शगुन लेकर जा रही हूँ। तू यहीं घर में ही रहना, कहीं तेरी काली शक्ल देखकर वो शादी करने से इनकार ना कर दें। अब होती कौन है मुझे रोकने वाली? अगर पिताजी या फिर भैया में से कोई मुझे जाने से रोकेगा तो मैं रुक जाऊंगी। हाँ, आपकी तो मैं एक नहीं सुनने वाली। हे भगवान, तुम दोनों को ना तो समय दिखता है और ना ही मौका। कहीं भी अपनी ये रोज की कलेश की किताब खोलकर बैठ जाती हो। अरे कम से कम आज तो ऐसा मत करो। अगर कल्लो हमारे साथ नहीं जाएगी तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। माँ, भला हम अपनी बहन को कैसे छोड़कर जा सकते हैं? जब उन लोगों को पता चलेगा कि घर की इकलौती बेटी को ही घर पर छोड़ दिया है तो उन्हें कैसा लगेगा? लेकिन अगर इसकी वजह से रिश्ता टूट गया तो? माँ, कोई रिश्ता नहीं टूटेगा, कोई भी कुछ नहीं कहेगा और ना ही सोचेगा। और वैसे भी हम अपनी बहन के बिना कहीं नहीं जाएंगे। अब कंचन के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने मुंह बनाकर सबकी बात मान ली और फिर रूपाली भी उनके साथ हो गई। कुछ दिन और बीते और अब 4 सुंदर गोरी चिट्टी लड़कियां कंचन के घर बहू बनकर आईं। इनका रंग रूप देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं लड़कियों को नहीं बल्कि अप्सराओं को अपनी बहू बनाकर लाई हूँ। कंचन